हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर जैक पेपर 1 और पेपर 2 की धुरंधर क्लासेस चल रही है ना। धुरंधर क्लासेस जिसको कह सकते हैं जबरदस्त। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है ना, तो आप सिर्फ 1 महीना जुड़िए, है ना। फरवरी तक आपका पेपर 1 में 40 प्लस स्कोर आएगा और पेपर 2 जो भी पेपर है आपका, उस पेपर के अनुसार आपको जो आप सोचे नहीं होंगे वो स्कोर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। उस स्कोर के लायक आपको बनाया जाएगा। अगर आपको फड़फड़ाना आता है तो हम आपको उड़ना सिखाएंगे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा पेपर 1 में जो टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का सब टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जी हाँ, यूजीसी नेट और जेट का पेपर सेम है, दोनों ही पेपर इक्वल है और इसीलिए यूजीसी नेट के पैटर्न के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। तो यूजीसी नेट का भी पेपर 1 का यूनिट 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है और जेट पेपर 1 का यूनिट 1 भी टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी शिक्षण को, टीचिंग को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा और इस प्रकार से ये चीजें इतने सरल तरीकों से आपको बताई जाएगी कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। सीधे सेट हो जाएगा और दोबारा फिर निकल नहीं पाएगा। सिर्फ इन होगा, आउट नहीं। एग्जिट गेट इज क्लोज, है ना, एग्जिट गेट बंद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यूट्यूब पे तो क्लासेस चल ही रही है, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल ही रहा है, लेकिन अगर आपको पूरा प्रॉपर वे से क्लास चाहिए, पीडीएफ नोट्स भी चाहिए और प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, तो और एक रास्ता है। हमारे एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। हमारा ऐप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक को क्लिक कर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां पर प्रॉपर वे से आपको सारे क्लासेस भी मिल जाएगी एक ही जगह, पीडीएफ नोट्स भी और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा एक ही जगह। हर चीज आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारा ऐप, या तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक हमने दिया है वहां से आप शॉर्टकट तरीके से लिंक को डाउनलोड करके क्लासेस का लाभ लीजिए। यूट्यूब पर तो क्लासेस की वीडियो है ही, साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स वहां मिल जाएगा, सिस्टमैटिक क्लासेस मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ऐप डाउनलोड करने में, तो यहाँ पर नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप सीधे कॉल करके समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहां भी आपको दिक्कत हो, जो भी प्रोसेस में फंस रहे हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। 7541840154 पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए तो सीधे क्लासेस पे आते हैं साथियों। आज हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो इसमें कौन कौन से कारक हैं उसको देखेंगे। तो इससे पहले हमें टीचिंग को समझना चाहिए कि आखिर टीचिंग है क्या। तो टीचिंग किसी एक कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है। टीचिंग का मतलब है वहां पर टीचर भी रहेंगे, वहां पर लर्नर भी रहेंगे, टीचर भी रहेंगे, लर्नर भी रहेंगे, कंटेंट भी रहेगा और एक सही एनवायरनमेंट भी रहेगा। तब मिलता है पूरा पैकेज टीचिंग का, ठीक है। टीचिंग को अगर ऐसे बोले तो टीचिंग एक प्लान्ड, पर्पसफुल और इंटरैक्टिव प्रोसेस है। यानी जो शिक्षण है ना, वो एक वेल प्लान्ड, योजनाबद्ध, पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण, इंटरैक्टिव आपसी संवाद है। एक योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण आपसी संवाद है। योजना प्लान्ड वे से जब भी टीचिंग होता है, प्लान्ड के तहत टीचिंग होती है। अगर आपका प्लान अच्छा नहीं है तो टीचिंग अच्छा नहीं हो सकता है। पर्पसफुल होना चाहिए। आज के टीचिंग का हमारा पर्पस क्या है, वो पर्पसफुल होना चाहिए। इंटरैक्टिव होना चाहिए, लर्नर और टीचर के बीच आपसी इंटरेक्शन होना चाहिए। तभी हमारा जो टीचिंग है ना, लर्निंग है, वो प्रभावी बनता है, नहीं तो वो इफेक्टिव नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीधे चलेंगे कौन कौन सा फैक्टर्स इसको प्रभावित करता है। जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि टीचिंग के अलग अलग यहाँ पर उसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अलग अलग उसके अंगों के आधार पर अलग अलग तरीके से उसके कारक भी रहेंगे, ये है ना।
तो जैसे टीचर के दृष्टिकोण से हम देखेंगे, फिर लर्नर्स के दृष्टिकोण से देखेंगे, कंटेंट के दृष्टिकोण से देखेंगे, इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर इसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, अच्छा बनाता है या फिर बुरा बनाता है, ठीक है, खराब बनाता है। तो टीचर रिलेटेड फैक्टर क्या क्या है, टीचर से रिलेटेड कौन कौन सा फैक्टर है, शिक्षक से संबंधित कौन कौन सा कारक है जो टीचिंग को प्रभावित करता है, इसको देखेंगे। तो इसको अलग अलग पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मेन पॉइंट। टीचर के दृष्टिकोण से हम देखें तो टीचर को सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा तो अच्छा टीचिंग नहीं करा पाएगा। तो सबसे पहला टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सब्जेक्ट नॉलेज जबरदस्त होनी चाहिए, सब्जेक्ट पे कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। इसके साथ ही बहुत जगह ऐसा होता है, टीचर तो बहुत अच्छे होते हैं, है ना, बहुत ज्ञानी है, नॉलेज बहुत है उसके अंदर, लेकिन वो उसके अंदर स्किल नहीं है, उसके अंदर टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। उस ज्ञान का क्या फायदा अगर टीचर के दिमाग में ही है और बच्चे को वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है। कम ही लोग पढ़े हैं लेकिन आपको चीजों को समझा दें, वो बड़ी चीज है। अभी हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, है ना, यूट्यूब पे हैं, आप यूट्यूब पे खान सर का नाम हर किसी ने सुना होगा। खान सर के पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, खान सर के पास कोई एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उनका जो पढ़ाने का अंदाज है वो बच्चों को पसंद आता है, बच्चे के दिमाग तक वो उसे धंसा देते हैं, है ना। तो खान सर ग्रेट है टीचर के रूप में, क्यों? उनके पास एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का स्किल है, इसीलिए वो जो टीचिंग का माहौल है ना वो अच्छा बना रहता है। टीचिंग का स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम खड़ूस जैसा, एकदम जिसको कहते हैं बलबन जैसा, हम क्लास में जाकर बच्चे को एकदम डांट रहे हैं, है ना, अपने स्टाइल से उसको पढ़ा रहे। टीचिंग का स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए कि आपका बच्चा आपको पसंद करे, है ना, टीचिंग स्टाइल जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा हो, आप जो बात करते हैं वो अच्छा हो, स्पष्ट हो, कम्युनिकेशन कैसे बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं वो स्किल होना चाहिए। आपका एटीट्यूड, मोटिवेशन, ये भी मायने रखता है टीचिंग को। टीचर बच्चों को मोटिवेट करे, जब बच्चे लगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो टीचर उसे मोटिवेट करें। इस एटीट्यूड के साथ टीचर को रहना चाहिए, ये नहीं कि अच्छा कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए उस पर ध्यान ही नहीं है, नहीं, टीचर को एज ए मोटिवेटर काम करना चाहिए। इसके अलावा आगे जो है वो है आपका पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। एक टीचर का अच्छा पर्सनैलिटी होना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना आपका पर्सनैलिटी ही होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन पर्सनैलिटी होता है, इसलिए पर्सनैलिटी को अच्छा बना के रखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि क्लास में हम जो कहते हैं ना कि देखिए हर चीज का अपवाद है, लेकिन एक पर्सनैलिटी जरूरी है। ये अब बोलिए नहीं हर किसी पे लागू नहीं, तो हमने ऐसा भी टीचर देखा है जो क्लास में जाकर, है ना, वो अगर सिगरेट पी रहे हैं, पीते पीते जाते हैं और फिर आधा बच्चों को भी देते हैं, फिर वो अगर पी रहा उससे फिर लेके पीते हैं, लेकिन ग्रेट टीचर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे टीचर है। उस टीचर से भी हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, ऐसा टीचर को भी देखा है जो तंबाकू मलते मलते क्लास में आते हैं, है ना, आधा फिर अपने स्टूडेंट को देते हैं, या कभी स्टूडेंट को बोलते बनाओ मैं भी खाऊंगा, क्लास के बीच में खाते हैं, और उसके पढ़ाए बच्चे सिविल सर्वेंट है उसके पढ़ाए बच्चे। तो ये हर चीज का अपवाद होता है, लेकिन आपका पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, तभी ओवरऑल टीचिंग का अच्छा माहौल बन पाएगा, ठीक है, ये जरूरी है। अगला है एग्जाम पॉइंट के दृष्टिकोण से आप देखिएगा अगर इस पूरे में क्या एक टीचर के अंदर, तो ए गुड टीचर क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एक गुड टीचर के अंदर ये टैलेंट होता है कि वह क्रिएट कर देता है इफेक्टिव लर्निंग का। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल माहौल क्लास का पढ़ने का नहीं रहता है ना, पढ़ने, लेकिन वो जब आते हैं तो क्लास को एक साथ वो जोड़ देते हैं। ये टीचर जो गुड टीचर होते हैं ना वो इसका माहौल बदल देते हैं, ठीक है, माहौल बदल देते हैं, माहौल को कह सकते हैं कि पढ़ने पढ़ाने वाला माहौल में परिणत कर देते हैं। एक गुड टीचर के अंदर ये शक्ति होती है, ठीक है। तो टीचर के दृष्टिकोण से हमने कौन कौन सा फैक्टर्स देखा, तो टीचर के दृष्टिकोण से जो फैक्टर देखा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सब्जेक्ट का नॉलेज हो, टीचिंग का स्किल हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, टीचिंग स्टाइल अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, मोटिवेशनल उनका नेचर हो, एटीट्यूड हो, पर्सनालिटी ऑफ टीचर गुड होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर। लर्नर्स के दृष्टिकोण से कौन कौन से कारक है जो कि टीचिंग को इफेक्ट करता है। यहाँ देखिए हर एक लर्नर का लेवल अलग अलग होता है,
हर एक जो लर्नर होता है, एवरी लर्नर का जो कैपेसिटी होता है ना ज्ञान करने का, है ना, पाने का, वो अलग अलग लेवल का होता है। तो लर्नर अलग अलग होता है और इसीलिए यहाँ से टीचिंग पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर लर्नर सभी एक जैसे रहेंगे तो टीचिंग स्मूथ चलेगा, अगर सबका लेवल अलग अलग रहेगा तो वहां भी दिक्कत है। इसके कुछ मेन पॉइंट को हम लोग देखते हैं लर्नर्स के दृष्टिकोण से। और देखिए यहाँ पे क्या, एज एंड मैच्योरिटी। लर्नर के लिए उसका एज और उसका मैच्योरिटी बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आप आज यहाँ पढ़ रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, आपके पेरेंट्स ने ये नहीं कहा होगा कि जाइए एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़कर पढ़िए। आपने वीडियोस देखा, आपने क्लासेस देखा और आप हमसे जुड़ गए, ठीक है। आपको अभी कोई नहीं बोला होगा आप बैठ के इस वीडियो को देखिए और अपना कंटेंट बनाइए, नहीं कहा होगा, क्योंकि आपका एज उस स्थिति में चला गया है, उस एज में आप आ गए हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई। किसी का ये मैच्योरिटी जल्दी आ जाता है, लर्नर पे ये डिफरेंस होता है। किसी को हो सकता है कि 15 में मैच्योरिटी आ जाए, पढ़ने का उसका जुनून पैदा हो जाए, और 15 साल है ना 12 साल के एज में भी कुछ बच्चा ऐसा होता है बिना पेरेंट्स के बोले खुद ही पढ़ने बैठ जाता है। और कुछ को तो 30 भी हो जाए, 32 भी हो जाए, उसका बचपना जाता नहीं है, उस समय भी ऐसे हरकत करेगा, है ना। तो ये लर्नर्स पर डिपेंड करता है। अब किसी को ना 55 में भी बचपन किसी का रह जाता है, यहाँ भी अपवाद है, लेकिन एक सही एज जो होता है ना एवरेज, कहा जाता है कि आपका 12 से 15 तक मैच्योरिटी आ जाता है पढ़ने को लेकर। उसके बाद बच्चों को बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही टाइम टेबल को देखकर हमारा क्या कौन सा विषय वीक है पढ़ने लगता है। इंटेलिजेंस, बच्चों लर्नर्स में इंटेलिजेंस का लेवल भी अलग अलग रहता है, वो भी टीचिंग को इफेक्ट करता है। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में कितना है, उस टॉपिक में उसका इंटरेस्ट कितना है, वहां से वो मोटिवेट हो रहा है कि नहीं, ये भी टीचिंग को इफेक्ट करता है। लर्निंग स्टाइल, ठीक है, सीखने का जो उसका स्टाइल है, ठीक है, वो भी जरूरी है। यहाँ भी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों मायने रखता है, ठीक है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों यहाँ पर भी मायने रखता है। उसका टीचिंग के प्रति कैसा एटीट्यूड है, ठीक है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, यानी किस प्रकार उसका स्किल है चीजों को समझने का, ये भी मायने रखता है। अब देखिए कुछ बच्चे ट्रिक बना लेते हैं, कुछ याद करने दीजिएगा वो खुद से ट्रिक बना, यानी उसके अंदर एप्टीट्यूड है, उसके अंदर वो स्किल है, अलग स्टाइल से वो पढ़ लेंगे। टीचर क्लास में जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम सबको तो एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसको 10 मिनट में याद कर लेंगे, कुछ को 15 मिनट लगेगा, कुछ को 20 मिनट लगेगा, और कुछ आज याद करेंगे 2 दिन के बाद भूल जाएंगे, और कुछ आज याद करेंगे उसको 2 साल बाद भी याद रहेगा, क्योंकि उसके अंदर उसको ज्ञान करने का एटीट्यूड एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं ना, वो अलग है, अलग लेवल का है, ठीक है। तो ये भी मायने रखता है। अगला है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, कोई लर्नर फिजिकली ही फिट नहीं है तो मेंटली फिट नहीं हो पाएगा। तो फिजिकल फिट और मेंटल फिट होना जरूरी है, ये हेल्थ भी टीचिंग को इफेक्ट करता है। तो इसके बाद अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो आपके एग्जाम में टीचिंग शुड बी लर्नर सेंटर, ये कहा जाता है टीचिंग को किस प्रकार होना चाहिए, तो लर्नर सेंटर। आप जब कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, उसको ये ध्यान रखना चाहिए हम पढ़ा किसको रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ा किसको रहे हैं, उसके अंदर ये होना चाहिए, ठीक है, हम पढ़ा किसको रहे हैं, उसके अंदर ये होना चाहिए कि हम पढ़ा किसको रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस को उसको रखना चाहिए, ठीक है, किसको पढ़ा रहे हैं ये ध्यान में रखना चाहिए कि लर्नर सेंटर्ड हम टॉपिक बनाए। हमारे जो लर्नर्स है ना, वो लर्नर्स किस प्रकार है, हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो किस टाइप का है, उसका लेवल मेंटल लेवल किस प्रकार है, तो उसी को ध्यान में रखकर उसको क्लासेस लेना चाहिए। लर्नर्स का सेंटर इन लर्नर्स की टीचिंग, लर्नर्स का जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्लासेस करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, टीचिंग शुड बी लर्नर सेंटर, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, इसलिए इस प्रकार के टॉपिक को हम नीचे डाल दे रहे हैं आपका, ताकि ऑब्जेक्टिव में आपका काम आए। अब जो तीसरा फैक्टर है वो है कंटेंट। तीसरा फैक्टर है वो क्या है, कंटेंट, यानी विषय वस्तु। कंटेंट का नेचर टीचिंग को सीधे प्रभावित करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, जिसको हमने कंटेंट बनाया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बना दिया है, तो ये भी टीचिंग को इफेक्ट करता है। कोई हो सकता है इससे भी इंप्रेसिव बना दे, है ना। तो कंटेंट बहुत जरूरी होता है टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए कंटेंट जो होता है उसमें भी जो मेन पॉइंट है उसको देखेंगे। कंटेंट में क्या क्या चीजें चाहिए, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल कराना होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल है
तो थ्योरी को बताने का पूरा स्मूथ तरीका आपके अंदर होना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल भी मायने रखता है। अगर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो अधिकतर बच्चों को वहां पे थोड़ा नीरस लगेगा, है ना, समझ में नहीं आएगा। लॉजिकल सीक्वेंस, अगर लॉजिकल सीक्वेंस बना रहता है इससे इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ाई के प्रति, है ना। वो सीक्वेंस अगर सही तरीके से हम दे पाते हैं तो वो अच्छा रहता है। रिलीवेंस ऑफ टू लर्नर्स लाइफ, अगर हम किसी चीज को बता रहे हैं और वो लर्नर्स के लाइफ से उसको जोड़ देते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं ना, तो वो उसको ज्यादा समझ में आएगा, अपडेटेड और एक्यूरेट कंटेंट होना चाहिए। अब हम कोई कंटेंट, कोई चीज मैटर पढ़ा रहे हैं, है ना, मान लीजिए हम मिसाइल के बारे में पढ़ा रहे हैं, इंडियन मिसाइल अग्नि को पढ़ा रहे हैं, तो अग्नि हम स्टार्टिंग वाले को जिक्र करने, लेटेस्ट जो अग्नि का भी लेटेस्ट वर्जन है वहां तक हमें आना होगा, ठीक है। एक्यूरेट कंटेंट जिसको कहते हैं करंट अफेयर्स को भी उसमें ऐड करना होगा, एक्यूरेट कंटेंट होना चाहिए। ये भी टीचिंग को इफेक्ट करता है। कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर इसको देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल अगर हम लोग साइंस के कोई स्टूडेंट है, साइंस का कोई कंटेंट है, वहां पे प्रैक्टिकल का माहौल होना चाहिए, प्रैक्टिकल हो। अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, ठीक है, यानी थ्योरेटिकल पेपर का है, उसको कहानी और उदाहरण के साथ समझाना चाहिए, उसमें कहानी और उदाहरण उस कंटेंट में जिक्र रहे ताकि उसे अच्छे से समझ में आए। तो ये कंटेंट भी टीचिंग को प्रभावित करता है, अच्छा कंटेंट। अगला है टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी, ये भी टीचर से ही जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है, ये भी टीचर से जुड़ा हुआ है। टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका टीचिंग मेथड और पढ़ाने का जो स्ट्रेटजी है वो भी अच्छा होना चाहिए। करेक्ट मेथड से अगर आप पढ़ाएंगे तो निश्चित ही टीचिंग जो होगा वो इफेक्टिव होगा। करेक्ट मेथड, पढ़ाने का जो तरीका है, कौन कौन से तरीके हैं पढ़ाने का, सभी तरीकों का जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे, कौन कौन सा मेथड चलता है। तो जिस टाइप का आपका कंटेंट रहेगा, जिस टाइप का आपका कंटेंट है उसी के तहत आपको यहाँ पर लर्निंग मेथड को अपनाना चाहिए। कौन कौन सा मेथड, लेक्चर मेथड, ठीक है। कुछ अगर ऐसा चीज है जो मेमोराइज कराना है, सिर्फ बच्चों को याद कराना है, वहां पे आप लेक्चर मेथड ले सकते हैं, लेक्चर दीजिए क्लास में। डिस्कशन मेथड, कुछ मेथड ऐसा है जो लगता है कि नहीं सिर्फ याद करने देंगे तो याद नहीं होगा, इसमें डिस्कशन जरूरी है, तो ग्रुप डिस्कशन करा दीजिए। कोई करंट इश्यू है, माननीय डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, है ना, तो क्या ट्रंप ने ये सही किया या गलत किया, आप लिखने से अच्छा है कि डिस्कशन कर दीजिए, आपस में एक दूसरे का सवाल जवाब ग्रुप डिस्कशन करा दीजिए। प्रोजेक्ट मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी प्रदर्शन करके, आप प्रदर्शित करके चीजों को बताइए, ये ज्यादा याद रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने दे दीजिए, जैसे मैथ का क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने, एक आप बता दिए टाइप, मान ली टाइप ए टाइप के कुछ क्वेश्चन है, आपने एक बता दिया, दो चार उसको बनाने दीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। आईसीटी बेस्ड टीचिंग होना चाहिए, है ना, जमाना इसी का है आईसीटी बेस्ड, ये भी टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। तो यानी आप किस प्रकार पढ़ा रहे हैं ना, टीचिंग का जो आपका पढ़ाने का मेथड है वो भी प्रभावित करता है टीचिंग को। अगर हम ओवरऑल कहें तो नो सिंगल मेथड इज बेस्ट फॉर ऑल सिचुएशन, यानी सभी सिचुएशंस के लिए एक ही टीचिंग मेथड सही नहीं रहेगा। किसी के लिए आपको लेक्चर मेथड भी अच्छा लगेगा, किसी के लिए डिस्कशन मेथड अच्छा रहेगा, किसी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अच्छा रहेगा। तो अलग अलग सिचुएशंस के अनुसार, अलग अलग कंटेंट के अनुसार अलग अलग मेथड टीचर को अपनाना चाहिए। टीचिंग एड्स या रिसोर्सेस जो आप पढ़ाते हैं उसका जो आपके पास का रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस भी मायने रखता है ना। टीचिंग एड्स टीचिंग को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाता है। टीचिंग का जो एड्स है वह जो रिसोर्सेस है वह इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है ना। किसी चीज को आप 3D से देख सकते हैं, मान लीजिए इंडिया को अगर पूरा वर्ल्ड को देखना है, अर्थ को देखना है, अगर आपके पास 3D है, 3D सिस्टम से अगर आप देखते हैं तो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा, यानी आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए, ठीक है। अगर सिंपल हम लोग अगर ओवरऑल सामान्य चीजों के बारे में देखेंगे, इतना मान लीजिए ब्लैक बोर्ड एक होना ही चाहिए। आप ब्लैक बोर्ड में लिख कर, है ना, चार्ट बनाकर, मॉडल बनाकर दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे सिर्फ बोलेंगे, लेक्चर देंगे तो हर जगह प्रभावी नहीं होता। मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी में तो आपको चाहिए ना चार्ट, मॉडल, है ना, ये सारी चीज चाहिए। अगर पीपीटी स्मार्ट बोर्ड है तो और अच्छी बात है, वहां हर चीज दिखा सकते हैं। ऑडियो विजुअल एप्स आपके पास होना चाहिए कि वहां बच्चे देख भी सके और सुन भी सके, इस प्रकार की चीज है। कोई वीडियो वगैरह दिखा दी आप, कोई उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दिया आप,
तो ये मायने रखता है। ई कंटेंट से आप किसी चीज को बता रहे हैं, ई कंटेंट है, सबके मोबाइल पे आपने उसे व्हाट्सएप कर दिया और सभी अपने मोबाइल से देख रहे हैं, ठीक है। कुछ आप टिक करा रहे हैं तो वो सब अपने सिस्टम पे टिक कर रहे हैं। ये सभी जो आपके यहाँ पर चीजें हैं, रिसोर्सेस हैं, वो भी टीचिंग को इफेक्ट करता है। अगर इसमें देखेंगे सबसे अच्छा अभी जो माना जाता है कीवर्ड्स में देखेंगे तो जो आपका ऑडियो विजुअल एड्स है वो इंक्रीज करता है रिटेंशन को, यानी कि अवधारणा जो दिमाग में बैठ जाता है, बच्चे का सेट हो जाता है, उसके लिए ऑडियो विजुअल एड्स काफी जरूरी है। क्योंकि आप चीजों को सुनते हैं ना, आप ज्यादा दिन तक उसे याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन जब आप उसको देख भी लेते हैं तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है, आपके खोपड़ी में वो घुस जाता है ना। तो ऑडियो विजुअल एड्स इंक्रीज रिटेंशन। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, जितने भी रिसोर्सेज उसमें ऑडियो विजुअल जो एड्स है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसमें से पूछा जाएगा तो आप इसको 1 नंबर पे रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो फैक्टर्स है वो क्लासरूम का माहौल होना चाहिए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट, जिसे हमने पहले ही कहा कि जो अच्छा टीचर है क्लासरूम का माहौल अच्छा बना के रखता है, और अगर खराब भी है तो उसको अच्छा वो बना लेता है। यानी क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऑलवेज ए बिग फैक्टर फॉर टीचिंग, यानी क्लास रूम का माहौल अच्छे टीचिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी पॉजिटिव अगर एनवायरनमेंट है क्लास का, है ना, सब पढ़ने और पढ़ाने में इंटरेस्टेड बच्चे हैं तो वहाँ बेटर लर्निंग होगा, ठीक है। सभी अगर एक सोच के हैं तो वहाँ बेटर पढ़ाई होगा, अच्छा टीचिंग होगा। इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है ना, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम क्लास का एनवायरनमेंट को जोड़कर देखेंगे तो क्या है, क्लास का साइज, अगर एक टीचर वहां पर टीचिंग कर रहा है तो क्लास का साइज भी उसके अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि बहुत बड़ा क्लास है और एक ही टीचर पढ़ा रहा है, तो वो नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, है ना, बैठने में कंफर्टेबल हो, एक दूसरे के बीच गैप हो, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए क्लासरूम का, लाइट हो, प्रॉपर तरीके से तक लाइट जाए, एयर हो, और नॉइज यानी आवाज वहां पर ज्यादा नहीं जाए, ठीक है, आवाज बाहर का नहीं आए और वहां आवाज गूंजे भी नहीं। जब 100 बच्चे 200 बच्चे पढ़ते तो आवाज गूंजता है, इस प्रकार भी आपको क्लासरूम का माहौल रखना होगा, आवाज गूंजे नहीं, उसके लिए सिस्टम जो लगाना पड़ता है, और ठीक है, वो भी करके रखना होगा। क्लास का डिसिप्लिन सबसे जरूरी है, क्लास में डिसिप्लिन रहे, टीचर स्टूडेंट के बीच बॉन्डिंग रहे, रिलेशन रहे। ये नहीं कि टीचर का अलग है ना, वो बोल के निकल गया, बच्चे की बात ही नहीं सुन रहे हैं, या बच्चे टीचर का बात नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं, है ना। दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, दोनों के बीच रिलेशन अच्छा हो, ये भी टीचिंग को इफेक्ट करता है क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंतर्गत। क्लासरूम का इन्वायरमेंट ये सब जरूरी है। अगर देखा जाए यहाँ पर हम लोग अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका क्लास रूम का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, ये कब, जब यहाँ पर डेमोक्रेटिक क्लासरूम हो। डेमोक्रेटिक क्लासरूम इंप्रूव लर्निंग, लर्निंग को इंप्रूव करेगा। डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्या होता है कि बच्चों को भी अपने सवाल रखने का आजादी, और सिर्फ कुछ गिने चुने नहीं, सर के फेवरेट हैं, है ना, फेवरेट को नहीं, हर किसी को, अगर कोई बैक बेंचर पीछे बैठा है उसको भी उतना ही प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए जितना आपके किसी फेवरेट स्टूडेंट को हो। ये एक डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए, ठीक है। क्लास का ये डेमोक्रेटिक माहौल लर्निंग को और भी कर सकते, इसको अच्छा बनाता है और भी मजबूत करता है। अगला है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम भी टीचिंग को इफेक्ट करता है। इवैल्यूएशन सिस्टम में कौन कौन सा इवैल्यूएशन सिस्टम को हम लोग अपनाते हैं। इवैल्यूएशन डायरेक्ट इफेक्ट करता है टीचिंग को। अभी जो कौन कौन सा टाइप चलता है इवैल्यूएशन का उसको देख लीजिए, ठीक है। ये टाइप्स है, अभी जो ये सब तो पहले नहीं था, लेकिन अभी जो बच्चे पढ़ते हैं ये सारा इवैल्यूएशन का टाइप आ गया है। आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, यानी क्या होता है, सत्र के बीच में, ये क्या होगा, बीच में। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है, सत्र के बीच में। बीच में क्यों होता है, क्यों जरूरी है, बीच में क्यों होता है, ताकि बच्चे की तैयारी किस प्रकार चल रही है उसको टीचर जान सके, है ना, बीच में उसको चेक कर सके, ताकि जब अंत में ये समेटिव इवैल्यूएशन कब होगा, सेशन के अंत में, ये फाइनल होगा, यहाँ पर रिजल्ट आएगा, ग्रेड दिया जाएगा, ये अंतिम होगा सेशन के लास्ट में। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी हो, ये नहीं कि सीधे समेटिव में चलेगा, हम लास्ट में नहीं, बीच बीच में उसका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। इसके बाद में समेटिव इवैल्यूएशन हो। आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन 1, 2 भी कर सकते हैं, बीच में आप 2 बार ले लिए एग्जाम, इस प्रकार का इवैल्यूएशन हो, ताकि बच्चे एक ही बार में पूरा बुक नहीं पढ़े, है ना, पूरा सिलेबस नहीं पढ़े। आप 10 चैप्टर का फॉर्मेटिव 1 बना दिए, ठीक है, फॉर्मेटिव 1 का एक टेस्ट हो गया, एग्जाम हो गया,
वहाँ इवोल्यूशन हो गया। अगर बच्चे को लगता है यहाँ कुछ कमी है तो वो फिर उसको देख लेगा, या टीचर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे दिक्कत है, उसको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा, और लास्ट में समेटिव इवोल्यूशन होना चाहिए। और अभी सबसे जो अभी बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, मैं ये भी बता दूं, ये भी एग्जाम में आएगा कि कौन सा इवोल्यूशन सिस्टम बेस्ट है, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको सीसीई बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, सीसीई, यानी क्या हो गया, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन सिस्टम। ये जरूरी है कि आप लगातार बच्चों का इवोल्यूशन ले रहे हैं, और समग्र तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को किताबी नॉलेज ही उसको दे रहे हैं, समग्र विकास, बच्चे का समग्र विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसको कहते हैं उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, वो नॉलेज सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, बल्कि उसे मॉरल एथिक्स आना चाहिए, मॉरल वैल्यू उसके पास हो, एक डिसिप्लिन वे में रहे, किस प्रकार जीवन जिए, हेल्दी जीवन जिए, है ना, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इस प्रकार की चीजों का भी उसके पास नॉलेज होना चाहिए, इस प्रकार के ओवरऑल खेल कूद, है ना, सब कुछ है, यानी इसमें जो इवोल्यूशन होता है ना, इसमें ओवरऑल हर चीज देखा जाता है, उनका ड्राइंग, पेंटिंग, खेल कूद, अटेंडेंस, और पूरा साल भर में जो उसका हर एक बिहेवियर है, किस प्रकार किससे बिहेवियर रहा, वो भी वॉच होता है, इन सभी चीजों को देखा, यानी समग्र विकास की जो इवोल्यूशन सिस्टम है, सीसी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये अभी आज के समय सबसे बेस्ट है। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये आपका अभी सबसे बेस्ट इवोल्यूशन माना जाएगा। इंपॉर्टेंट कौन सा सबसे ज्यादा है इवोल्यूशन में, आपका सीसी, इवोल्यूशन शुड बी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी सीसी सबसे ज्यादा जरूरी है इवोल्यूशन सिस्टम में। ये भी टीचिंग को इफेक्ट करता है, ये भी टीचिंग को इफेक्ट करता है, और सबसे ज्यादा इवोल्यूशन जो अगर हम वेटेज देंगे तो कौन सा देंगे, सीसी का, ठीक है, फॉर्मेटिव समेटिव है ही, लेकिन ये भी जरूरी है। अगला है इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है उसको देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, संस्थागत कारक, अगर जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं वहां अगर ये सारी चीजें हैं या नहीं है तो वो भी टीचिंग को इफेक्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे अच्छा हो, हर एक चीजों की सुविधा हो, है ना, बैठने का, या फिर जो भी उसे बैठने के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का माहौल हो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ हर एक चीज होनी चाहिए, तभी एक अच्छा टीचिंग माहौल बनेगा। नहीं तो बीच बीच में डिस्टर्ब होगा ना, गर्मी लग रहा है तो बहुत ज्यादा वहां पे आपको ठंड भी नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा अगल बगल से जो कहते हैं शोरगुल भी नहीं आना चाहिए, इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो, जो प्रशासन है इंस्टीट्यूट का वो लर्नर्स के प्रति पॉजिटिव भाव रखे, उनको सपोर्ट करे, उनके समस्या को समाधान करे, ये नहीं कि उनको डांट कर बैठा दे। करिकुलम पाठ्यक्रम अच्छा होना चाहिए, टाइम टेबल सही हो, एकेडमिक कल्चर हो, वहां पे टाइम टेबल सही हो और एकेडमिक कल्चर हो, ये चीजें जो है ना एक इंस्टीट्यूट को ख्याल रखना चाहिए, जो कि टीचिंग को काफी प्रभावशाली बनाता है, ये चीजें जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग इसको कुछ लाइनों में समराइज करेंगे, कुछ लाइनों में इसको समराइज करने का प्रयास करेंगे कि जो टीचिंग है ना इसको रिवीजन कैसे करें, यहाँ पे जो टीचिंग को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं इसको समराइज करते हैं कुछ पॉइंट के माध्यम से। यहाँ पे देखिए कौन कौन से पॉइंट है जो ओवरऑल निष्कर्ष के रूप में इसको देखेंगे। टीचिंग इज अफेक्टेड बाय टीचर, लर्नर, कंटेंट एंड एनवायरनमेंट, ये मेजर है। टीचिंग को कौन कौन इफेक्ट करता है, टीचर, लर्नर, कंटेंट और एनवायरनमेंट, ये मेन है। इसके बाद में इंस्टीट्यूट वगैरह तो कर सकते हैं, सब्सिडरी है, मेन ये हो गया टीचर, लर्नर, कंटेंट और एनवायरनमेंट। लर्नर सेंटर टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव, कौन सा टीचिंग सबसे इफेक्टिव होगा, तो लर्नर सेंटर, शिक्षार्थी को केंद्रित करके टीचिंग जो दिया जाएगा वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, वो सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, सकारात्मक प्रभाव। टीचिंग मेथड शुड बी फ्लेक्सिबल, टीचिंग का जो मेथड है वो फ्लेक्सिबल हो, ये नहीं कि हम एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट को, नहीं, वो फ्लेक्सिबल हो, जैसा सिचुएशन हम टीचिंग मेथड को बदल देंगे, ठीक है, जिससे बच्चे समझे। हमें एक ही कर सकते हैं जो मेथड है उसी को हर जगह नहीं प्रयास करना चाहिए, इसी मेथड से हम इसको पढ़ा देंगे। टीचिंग एड्स इनहेंस लर्निंग, टीचिंग का जो एड्स हो, रिसोर्सेस हो वो अच्छा हो, ये भी टीचिंग को कर सकते हैं मजबूत बनाता है।
पॉजिटिव तरीके से ज्यादा बच्चे सीख पाते हैं। पॉजिटिव क्लासरूम और क्लासमेट इंप्रूव टीचिंग। अब क्लासरूम पॉजिटिव कब बनेगा? जब क्लासमेट आपका पॉजिटिव हो, अच्छा हो, तो दोनों ही जरूरी है। पॉजिटिव क्लासरूम और अगर क्लासमेट मिल जाए तो टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। जो कम समझता है वो भी समझने लगेगा, जो जिसको इंटरेस्ट भी नहीं है पढ़ने में वो भी पढ़ने लगेगा। ये इस प्रकार के फैक्टर है। इसका हम ट्रिक के रूप में याद करें, जो जितने भी फैक्टर्स थे इसको हम लोग किस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो मेमोरी ट्रिक है, किस प्रकार याद करेंगे, इजी रिकॉल करेंगे पूरे फैक्टर्स को। तो टीएलसी मीटर आई कर सकते हैं इसको, है ना, टीएलसी मीटर आई। टीएलसी मीटर आई ये शॉर्ट ट्रिक है जिसमें जितने फैक्टर्स हमने बताया सारे फैक्टर्स इसके अंतर्गत आ जाएगा। टीएलसी मीटर आई। तो यहाँ पर टी फॉर क्या हो गया? टीचर। पहला फैक्टर क्या हो गया? टीचर। टीचिंग को जो इफेक्ट करता है उसके सारे फैक्टर्स को हम लोग इस ट्रिक से समझ सकते हैं। टीएलसी मीटर आई। यहाँ टी फॉर हो गया टीचर, एल फॉर हो गया लर्नर, सी फॉर हो गया कंटेंट, एम फॉर क्या हो गया? मेथड, ई फॉर हो गया इन्वायरमेंट। ई फॉर क्या हो गया? इन्वायरमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। ई फॉर इन्वायरमेंट तक हम लोग आ गए हैं। ई फॉर क्या हो गया? इन्वायरमेंट। अब अगला है टी फॉर टीचिंग एड्स, ई फॉर इवोल्यूशन, आर फॉर रिसोर्सेज और आई जो लास्ट में है ना, उसका हो गया इंस्टीट्यूशन। ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं, अपने मेमोरी में इसको हमेशा के लिए बना कर रख सकते हैं। एक ही साथ इसको देख लीजिए। तो ये पूरा हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया आपका। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरे फैक्टर्स को आप सिर्फ टीएलसी मीटर के माध्यम से यहाँ पर याद कर सकते हैं, इसको रिकॉल कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा, इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा। तो फिलहाल साथियों हमने खत्म कर दिया है इस टॉपिक को। और अगर आप भी चाहते हैं कि पेपर 1 में शानदार स्कोर के साथ और जेट में 6% का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके लिए भी एक सीट बने, आपके लिए भी सीट वहां पर बुक हो, आपके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और नहीं तो इस वीडियो के नीचे जाइए, ऐप का लिंक है, इसी वीडियो के नीचे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, इसको क्लिक करना है, लिंक को क्लिक कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड हो जाएगा लिंक को क्लिक करने के बाद। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तब ऐप आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पर स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, नीचे कौन सा हमारा स्टोर है ना, यहाँ पर देखिए स्टोर लिखा हुआ, आपके मोबाइल में से स्टोर लिखा हुआ आ जाएगा, नीचे स्टोर लिखा हुआ आएगा। स्टोर पे जाइएगा, जितने भी क्लासेस यहाँ पर चल रही है हमारे ऐप पर सारी क्लासेस शो होने लगेगी, सारे कोर्सेज शो होने लगेगा। इसी में आप नीचे जब जाइएगा यहाँ पे देखिए व्यू ऑल पे जाना है। व्यू ऑल पे जब जाएंगे तो नीचे और भी कोर्सेज दिखेगा, यहीं पर नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए जेट की क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, नीचे जाना है, जेट की क्लासेस वहां मिलेगी। यहाँ पर देखिए जेट पेपर 1 की क्लास है। यहाँ पर कौन सी क्लास है? जेट पेपर 1। जेट पेपर 1 की क्लास है। जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास है। जेट पेपर 2 सोशियोलॉजी क्लास है। यानी यहाँ पर जेट से जुड़ा हुआ सारा क्लास अवेलेबल है। आपको जिस भी क्लास में एडमिशन लेना है उसको क्लिक कर देना है वहां पे, उसके बाद आपका एंट्री मिल जाएगा। साथियों अगर आपको कोई दिक्कत हो क्लासेस लेने में आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा आपको, ये 7541840154, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपको कोर्सेज से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिल जाएगी। और कोर्सेज का मैं फीचर्स बता दूं, हमारा जो अप्रोच है ना रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम आपका रिजल्ट देना चाहते हैं, कोर्स कंप्लीट और कोर्स बेचना हमारा लक्ष्य नहीं है। आपका रिजल्ट हो, 6% जो सीट है ना उसमें एक सीट आपके लिए बुक हो। ठीक है, ये हमारा प्रयास है। इसी सोच के साथ क्लासेस कराई जाती है, इसी जोश के साथ क्लासेस कराई जाती है। यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, लाइव भी क्लास मिलेगा। अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाए तो कोई बात नहीं, वो क्लास वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। यहाँ पर वीडियो के जस्ट नीचे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। जितनी भी क्लासेस हो रही है उसका पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और बाद में प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 की हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। वैसे यूट्यूब पे भी क्लासेस आपको मिल रही है और मिलते रहेगी एग्जाम तक। और यूट्यूब पे क्या होगा ना, आपको वीडियो मिल रहा है इधर उधर है ना, वहाँ सिस्टमेटिक एक ही जगह आपको मिल जाएगा।
आपको जो भी पसंद आए, अगर आपको चाहते हैं कि ऐप से क्लासेस करें तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। और वैसे यूट्यूब पे क्लासेस हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।